गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 में आपको कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके पिछले भाग में मतलब भाग 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, ठीक है ना, और किस प्रकार से उन्होंने पहाड़ों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। देखो जैसे कि वर्षा ऋतु का एक सुंदर चित्रण के जब पर्वत क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश होता है तो किस प्रकार से प्रकृति का जो रूप है वो बार बार बदलता है। कभी तो बारिश होती है और कभी धूप निकलती है। इसी प्रकार कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। उसमें कहा है कि पहाड़ों की जो तुलना है वो महिलाओं के कमर पर बांधने वाले आभूषण से की है और बताया है कि जो पर्वत है वो अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखों से अपने आप को देख रहा है। आंखें फाड़ फाड़ कर, पुष्प रूपी आँखों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? नीचे जो उसने एक तालाब पाल रखा है, मतलब एक जिस तालाब को उसने अपने चरणों में पाला है उस तालाब में आईने के वो तालाब पहाड़ के लिए आईने का काम कर रहा है और उसमें उस अपने विशाल आकार को देख रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब कवि इस पद में झरनों की सुंदरता का वर्णन कर। देखो पहले वाले पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया, दूसरे वाले पद में इसने पर्वतों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया और अब तीसरे पद में कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। और कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान गिरी का गौरव गा गा कर गिरी का गौरव गा गा कर मद में नस नस उत्तेजित कर मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मतलब कवि कहता है कि जो मोतियों की जो लड़ियां हैं, मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। आपने देखा होगा जब पहाड़ों से झरना गिरता है तो उसमें बहुत सारे झाग जैसे, बहुत सारे मतलब पूरा जो पानी है वो पानी की अवस्था में ना लगकर झाग जैसी अवस्था में लगता है। देखा होगा आपने। तो और उनकी जो आवाज होती है, झरनों की जो आवाज होती है वो झरझर की आवाज से बहते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। गिरी का गौरव गाकर, गिरी का गौरव मतलब पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों, ठीक है। और उनकी जो करतल वाली ध्वनि है वो नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है। किस प्रकार से? जो मोतियों के समान जो झरने हैं, झाग का अर्थ होता है फैन। फैन देखो आपने, जैसे झरने जब पानी पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है और तालाब में जो छोटे छोटे से पानी की बूंदों जैसे वाइट से बूंद बन जाती है वो झाग जैसी लगती है, उन्हें झाग यानी फैन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर झरनों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने क्या कहा है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। कैसे बह रहे हैं? झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। गिरी का गौरव गा गा कर यानी पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों और उनकी जो ये ध्वनि है, उनकी जो ये आवाज़ है, उनकी जो करतल ध्वनि है वो नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है। उस आवाज़ को सुनकर हम खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर एक उत्साह उत्पन्न होती है। गिरिवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं के तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं? गिरिवर यानी पहाड़, उर का अर्थ होता है हृदय। पहाड़ों के हृदय से उठ कर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर है। उच्च आकांक्षाएं मतलब ऊंची उठने की इच्छा, तरुवर मतलब पेड़।
ठीक है ना। अनेक पेड़ ऐसे हैं पहाड़ों पर जो पहाड़ों के हृदय से ऊंचे उठकर ऐसा लग रहा है जैसे वो ऊंचा उठने की इच्छा लिए हुए आकाश को एकटक देख रहे हैं, झांक रहे नीरव नभ पर। कैसे देख रहे हैं? स्थिर होकर शांत आकाश में इस तरह देख रहे हैं और मानो वह किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। अनिमेष का मतलब क्या होता है? एकटक, बिना पलक झपकाए एकटक वो आकाश में देख रहे हैं, अटल कुछ चिंता पर। अटल मतलब बिना टला हुआ, कुछ भी उनमें मूवमेंट नहीं है, कुछ भी हलचल नहीं है और कुछ चिंता में वो डूबे हुए हैं। मतलब कैसी चिंता है कि वे निरंतर ऊंचा उठने की उनमें चिंता हो रही है कि वे पहाड़ों से भी और ऊंचा उठना चाहते हैं और वे हमें भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऊंचा उठते रहना चाहिए। अगला पद देखिए, उड़ गया आकाश लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा के सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पारद, पारद के पार का अर्थ क्या होता है? पारे के समान या धवल या चमकीले पंख वाला, ठीक है ना। सभय का अर्थ होता है भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम है, ठीक है ना। ताल का अर्थ तालाब, जलदयान यानी बादल रूपी विमान, विचर मतलब घूमना, इंद्रजाल मतलब जादूगरी, ठीक है। भूधर का अर्थ होता है पहाड़। रवशेष मतलब केवल आवाज का रह जाना, यानी और कुछ भी आवाज़ नहीं आना, सिर्फ एक मतलब और कुछ समझ में नहीं आना, सिर्फ एक आवाज़। निशब्द वातावरण मतलब उसमें और कुछ नहीं, चारों ओर शांत है, बस केवल पानी के गिरने की आवाज़ ही आ रही हो, ठीक है ना। अब हम पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अब इस पंक्तियों में कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया है। मतलब बारिश के कारण कभी कभी आपने देखा होगा, बारिश के कारण लोगों मतलब इतनी तबाही हो जाती है, सब जगह घरों में पानी घुस जाता है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। इस तरह का प्रकृति का जो बिल्कुल बदला हुआ रूप है, कभी कभी तो बारिश हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि यहाँ बाढ़ आ गई, इतने लोग डूब गए, इतने लोग मर गए। इस तरह का प्रकृति का जो विनाशकारी रूप है, इस तरह का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। देखो, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब जो कवि है वो इस पद्यांश में कह रहे हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि मानो घनी धुंध के कारण पहाड़ कहीं उड़ गए हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर का अर्थ होता है पहाड़। कहीं अचानक पहाड़ क्या हो गया है? उड़ गया है। फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आकाश धरती पर आ गया है ना, धुंध के कारण। जो चमकीला धुंध होता है, धवल मतलब बारिश के समय में आपने देखा होगा पहाड़ हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। पारद के पर मतलब पारे के समान धवल या चमकीले पंख वाला, इस तरह हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पहाड़ कहीं उड़ गया हो। रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल क्या है, झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही हो। रवशेष का मतलब होता है सिर्फ आवाज सुनाई देना। रवशेष रह गए निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरने, है ना। केवल आवाज सुनाई देना, सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। जो आकाश है वो पूरा धरती पर आ गया है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर धस गए धरा में सभे शाल। शाल मतलब शाल एक वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष है, और भय मतलब भय के साथ। एक जो शाल के वृक्ष होते हैं वो इस भयानक दृश्य को देखकर क्या कर रहे हैं, धरती में धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जो तालाब है, ठीक है, चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में भी आग लग गई हो। मतलब जो धुंध छा रही है
जो बारिश के कारण चारों ओर जो धुंध छा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत धुआं उठ रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में भी आग लग गई हो, तालाब भी जल रहा हो। यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और जो बादल रूपी विमान है, जलदयान मतलब बादल रूपी जो विमान है, उसमें जो इंद्र है, जो वर्षा के देवता इंद्र हैं, वो अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। किस में बैठकर? बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना क्या कर रहे हैं? अपना जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। देखिए इस पद्यांश को हम फिर से देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। देखो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है जैसे घनी धुंध के कारण मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आकाश धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही। रव शेष रह गए निर्झर और टूट पड़ा भू पर अंबर। मतलब धरती पर आकाश टूट पड़ा है और सिर्फ झरने की आवाज़ ही हमें सुनाई दे रही है। और प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर जो शाल के पेड़ है वह भी डर के कारण धरती के अंदर धंस गए हैं, और चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो। और ऐसे मौसम में भी इंद्र अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। ये कविता आपको समझ में आई होगी। इस कविता में देखो हमने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा क्या समझा है कि उन्होंने पहाड़ों का सजीव चित्रण किया है, झरनों के बारे में बताया है, और वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है कि किस प्रकार से जो पहाड़ हैं वो अपने हजार पुष्प रूपी आँखों से अपने विशाल आकार को देखते हैं, किस प्रकार से झरनों की जो मधुर ध्वनि है वो पहाड़ों का गुणगान करती है, उस ध्वनि से हमारे मन में प्रसन्नता होती है, और किस प्रकार जो बारिश का जो बहुत भयानक रूप है वो प्रकृति को किस तरह से विनाश की ओर ले जाती है, किस तरह से प्रकृति का नाश करती है। धन्यवाद।